आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सब बोल रहे थे चैप्टर 4 का वीडियो लाया जाए क्वेश्चन आंसर का। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जिसका नाम है आइसक्रीम मैन। क्या नाम है? आइसक्रीम मैन। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन आंसर। तो चलिए सब के सब आपको बताते हैं PDF से, जो आपके लिए बनाए हैं। तो देखिए B.1 थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ओरली में से होता है मौखिक, यानी मुंह से बोलकर। तो हो जाएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दीजिए, मुंह से बोलकर दीजिए। लेकिन एग्जाम में पूछ देता है तो बताना पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं। हु सेल्स आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम कौन बेचता है? तो लिखेंगे हु की जगह द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम विक्रेता या आइसक्रीम वाला आदमी आइसक्रीम को बेचता है। टू है वेयर डज द आइसक्रीम मैन गो, आइसक्रीम वाला आदमी कहाँ जाता है? तो गली गली जाके बेचता है, और कहाँ जाएगा? द आंसर लिखेंगे द आइसक्रीम मैन गोज डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में से होता है गली। आइसक्रीम वाला आदमी गली में जाता है, ठीक है, गली में बेचने के लिए। 3 है व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड, आइसक्रीम वाले आदमी के सिर के ऊपर क्या होता है? तो एक छाता होता है। तो आंसर लिखेंगे द आइसक्रीम मैन हैज़ एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, आइसक्रीम वाले आदमी के सिर के ऊपर एक छाता होता है। क्या होता है? एक छाता होता है। 4 नंबर है हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन, हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम वाले आदमी को देखकर कौन खुश होता है? तो जाहिर सी बात है बच्चे खुश होंगे। तो आंसर लिखेंगे हु की जगह क्या करेंगे? द चिल्ड्रन लिखेंगे। द चिल्ड्रन फील जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन, बच्चे आइसक्रीम वाले आदमी को देखकर खुश होते हैं, ठीक है। और प्लूरल के साथ क्या होता है? V1 लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हु की जगह द चिल्ड्रन लिख दिए। तो यहाँ पर क्या V1 लगाएंगे, फील एस हटा देंगे, ठीक है। आप देखिए B.2 आगे है। B.2.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ब्रीफली में से होता है संक्षिप्त में, छोटा आंसर बताइए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। तो पहला सवाल है व्हाट आर द बायर्स ऑफ आइसक्रीम कंपेयर्ड टू इन द पोयम, तो क्या बोला गया? कविता में आइसक्रीम खरीदने वालों को किससे तुलना किया गया? तो किससे तुलना किया गया? हनी बी, मधुमक्खियों से तुलना किया गया। व्हाट डज द कंपैरिजन सजेस्ट, तुलना क्या बतलाता है? ये जो तुलना कर रहे हैं ना, आइसक्रीम खरीदने वालों की तुलना किससे कर रहे हैं? मधुमक्खियों से कर रहे हैं। तो यह तुलना क्या सजेस्ट करता है, क्या दिखाता है? तो आंसर लिखेंगे द बायर्स ऑफ आइसक्रीम आर कंपेयर टू द हनी बीज इन द पोयम, आइसक्रीम खरीदने वालों की तुलना कविता में मधुमक्खियों से हुई है, ठीक है। द कंपैरिजन सजेस्ट्स, तुलना दिखाता है, क्या दिखाता है? तुलना दिखाता है कि द चिल्ड्रेन क्लस्टर अराउंड द आइसक्रीम द वे बीज, यानी बीज यानी हनी बीज, क्लस्टर अराउंड द बिहाइव, बिहाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता। तो क्या बोला गया है कि तुलना दिखाता है कि बच्चे आइसक्रीम वाले, यहाँ पर मैन है, ठीक है ना, आइसक्रीम के बाद मैन है, तो आइसक्रीम वाले आदमी के चारों ओर जमा हो जाते हैं उस प्रकार से जिस प्रकार मधुमक्खियाँ अपने छत्ते के चारों ओर क्या रहती है? झुंड में बैठी हुई रहती हैं, जमा रहती हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से। 2 नंबर देखिए बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, ठीक है, हु सेज दीज वर्ड्स, क्या बोला गया? उसका गोल है ना, गोल छाता के नीचे कितना आनंददायी दृश्य होता है, ठीक है ना, जब वो शंकु वाले आकार में ना बर्फ के टीलों को भरता है रंग बिरंगे, तो कितना आनंददायी दृश्य होता है। ये कवि बोलते हैं हु सेज दीज वर्ड्स, इन शब्दों को कौन कहता है? तो जाहिर सी बात है पोएट कहते हैं। तो लिखेंगे द पोएट सेज दीज वर्ड्स, कवि इन शब्दों को कहते हैं। आगे है विच एक्सप्रेशन सजेस्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, तो क्या बोला गया? कौन सा कथन वक्ता के रवैये को, वक्ता के मन के भाव को दिखाता है? कौन से मन के भाव के? ये मतलब मन का भाव, ठीक है ना, कि हाँ कितना आनंददायी दृश्य होता है, ये वाला, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सजेस्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, कुछ नहीं करना है, विच की जगह खाली द फॉलोइंग लिख देना है और बाकी देखिए रहे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ना याद करने वाला नहीं होता है, समझने वाला होता है। तो देखिए लिखेंगे नीचे दिए गया कथन दिखाता है वक्ता के रवैये को, मन के भाव को, मनोभाव जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? ये कविता से लिए हैं, पोएम से। टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, तो क्या बोला गया
कि ठंडे भोरे और उजले बर्फ के टीलों से शंकुओं को भरते हुए देखना, समझे, तो बहुत आनंददायी दृश्य होता है। अब देखिए B.2.2 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, ठीक है। तो प्रत्येक के उत्तर 30 शब्दों में देना है। पहला सवाल देखिए, वाई डू यू फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर। तो क्या बोला गया, ग्रीष्म ऋतु में आइसक्रीम वाले आदमी को देखकर, ठीक है, आप आनंददायी क्यों महसूस करते हैं, आप खुश महसूस क्यों करते हैं। गिव रीजन्स, कारण बताइए। तो आंसर लिखेंगे, वी फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर। हम लोग गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में आइसक्रीम वाले आदमी को देखकर खुश होते हैं, आनंददायी महसूस करते हैं। सो डैट, क्यों, सो डैट ताकि, है ना, ताकि वी कुड बाय एंड ईट एन आइसक्रीम, ताकि हम लोग आइसक्रीम खरीद सकें और खा सकें। टू गेट रिड ऑफ हॉट समर, ठीक है, ये जो गर्म ग्रीष्म ऋतु है ना, उससे बचने के लिए। गेट रिड ऑफ मीन्स होता है बचना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो राहत का एहसास मिलता है जब आइसक्रीम खाते हैं। तो किसी राहत का एहसास मिलता है गर्मी से। टू है लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मेंशन्ड इन द पोएम दैट द आइसक्रीम मैन सेल्स। तो क्या बोला गया है, कविता में बताया गया आइसक्रीम के भिन्न भिन्न फ्लेवर का लिस्ट बनाया जो आइसक्रीम वाला आदमी बेचता है। एंड सम मोर टू द लिस्ट, और बोला गया लिस्ट में और कुछ जोड़िए अपने मन से। तो आप जो जो आइसक्रीम का फ्लेवर खाए ना, तो आप जोड़ दीजिएगा, जो कविता में नहीं बताया गया वही जोड़ना है। तो आंसर लिखेंगे, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मेंशन्ड इन द पोएम आर, ठीक है, कविता में बताया गया आइसक्रीम के भिन्न भिन्न फ्लेवर हैं। तो क्या है, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ये बताया गया है क्या, कविता में, पोएम में बताया गया है। अब फिर क्या बोला गया, अपने मन से भी लिस्ट में कुछ ऐड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अदर फ्लेवर्स आर, दूसरे फ्लेवर हैं, बटर स्कॉच, ब्लूबेरी, मैंगो, मिंट, etc, ठीक है। तो मिंट पता नहीं क्या होता है, हम तो खाए नहीं हैं। ब्लूबेरी भी लगता नहीं है खाएँ, ठीक है। बटर स्कॉच तो खाएँ। तो आप ब्लूबेरी खाएँ कि नहीं खाएँ और मिंट खाएँ कि नहीं खाएँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो और इसके अलावा और कौन कौन सा फ्लेवर आप खाए हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए सी नंबर, वर्ड स्टडी। तो पहला है C.1 पिक आउट यानी क्या होता है, चुनना। पिक आउट द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट कन्वे द आइडिया ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट इन समर। तो क्या बोला गया, उन शब्दों को या उन कथनों को चुनिए जो ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, गर्मी की अत्यधिकता की विचार को बतलाता है कि गर्मी बहुत अधिक है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो कौन सा शब्द बतलाता है, कविता से। तो आंसर लिखेंगे, एंड ब्रेक्स ब्लेज ऑफ हीट। तो क्या, तो ईंट है ना, ईंट बहुत ही गर्म हो गया, ठीक है, सूर्य की गर्मी से लग रहा है कि कैसे क्या दम जल रहा है। पिक आउट द वर्ड दैट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो उस शब्द को चुनिए, कहाँ से, स्टोरी से, उस शब्द को चुनिए जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा, ह्यूज अमाउंट। तो क्या है, मोन्ट्स मीन्स होता है टीला, बहुत ज़्यादा अमाउंट, ठीक है। C.3 क्या बोला गया है, when you hear the words winter and summer what are the things that come to your mind। तो क्या बोला गया, जब विंटर और समर, ठीक है, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु शब्द आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। राइट देम डाउन इन द सर्कल्स, तो सर्कल में उनको नीचे लिखें, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए आंसर ये है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, अभी आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही बोला गया है कि विंटर और समर सब सुनते हैं तो आपके दिमाग में, है ना, कौन कौन सा चीज़ आता है, ठीक है। तो वही सर्कल में क्या करना है, नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर समर, ठीक है, और समर में क्या होता है, फ़ैन चलता है, ठीक है, पंखा चलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं। और यहाँ लिखेंगे आइसक्रीम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कूलर भी बहुत चलाते हैं, और AC, ठीक है। ये हो गया। तो चारों में क्या किए, भर दिए। अब आगे देखते हैं क्या आता है। अब देखिए अब आया है क्या, विंटर आया है, विंटर शरद ऋतु, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्वेटर, तो जाहिर सी बात ठंडा में स्वेटर पहनते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रूम हीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हॉट टी, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे हॉट कॉफ़ी, ठीक है, हॉट कॉफ़ी। और यहाँ लिखेंगे जैकेट।
तो ये सब क्या है, विंटर में हम सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ आगे है। आगे बोला गया सर्कल वर्ड्स है, ठीक है, उन शब्दों को सर्कल कीजिए, ठीक है, जो बोल्ड लेटर में जो दिया गया ना, ये देखिए बोल्ड लेटर में, तो उनके साथ क्या करता है, राइम करता है, ठीक है। ये वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए बनाया गया है। देखिए राइज, तो राइमिंग वर्ड्स पता है ना कि अंत का प्रोनाउंसिएशन मैच करता है, तो देखिए राइज, तो आइज आइज है, तो देखिए प्राइज में भी क्या है, प्राइज, तो अंत में क्या आइज है। क्राइज, देखिए क्रा और ई और जा, क्राइज में भी क्या अंत में क्या आइज है, ठीक है। तो यहाँ अंत में क्या आइज आइज आइज, तो क्या करें हम, ये प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या मैच कर रहा है, तो ये क्या हो गया, राइस प्राइस और क्राइस, ये राइमिंग वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं और क्या सारा का सारा। तो देखिए यहाँ पर क्या स्काई है, तो स्काई से क्या मैच कर रहा है प्रोनाउंसिएशन, फ्राई हो गया और ड्राई हो गया। टाइट है, तो टाइट का क्या होगा, नाइट और राइट होगा। आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। लेट है, ठीक है, तो लेट का क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा और फेट हो जाएगा, समझे। फेट में से होता भाग्य, जो हार्ड रहेगा वो आपको बताएंगे और जो आसान रहेगा वो नहीं बताएंगे। फन, देखिए फन, तो फन का क्या होगा, रन, ठीक है, और होगा सन, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए थंब नहीं बोलते हैं, बी नहीं है, ठीक है, बी जो लिखा हुआ ना वो नहीं पढ़ते हैं, थंब पढ़ते हैं, थंब। तो थंब का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लम हो जाएगा, प्लम, ठीक है। प्लम मीन्स बैड होता है। अब आगे देखिए चेंज, तो चेंज का हो जाएगा ऑरेंज, तो अंत में रेंज है, फिर रेंज हो गया और क्या हो गया, फिर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है क्या, अजीब। अब आगे देखिए फ्लैश, जो बिजली चमकता है ना वो है फ्लैश, तो फ्लैश का हो जाएगा क्रैश, दुर्घटना, और क्लैश, क्लैश मीन्स झगड़ा होता है। अब आगे देखिए कंपोज मीन्स होता है बनाना, जैसे म्यूजिक कंपोज करना, तो कंपोज का हो जाएगा सपोज, सपोज यानी क्या, मान लो, ठीक है, और अपोज मीन्स क्या होता है, विरोध करना। ये सब क्या है, सब प्रोनाउंसिएशन मैच कर रहा है, तो राइमिंग वर्ड्स है। और टाउट, टीच का V2 है टाउट, ठीक है, पढ़ाना का V2 टाउट, तो काउट हो गया, अबाउट हो गया। ये बाई का V2 है बाउट, और कैच का V2 है काउट, और टीच का V2 है पढ़ाना का टाउट, ठीक है। तो ये सब के सब आपको बता दिए राइमिंग वर्ड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमें पढ़ना है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिए एज ब्लू एज, तो किसके जितना नीला, तो नीला क्या होता है, स्काई होता है, तो वन में हो जाएगा स्काई, ठीक है। एज टॉल एज, तो किसके जितना लंबा, तो जिराफ जितना लंबा, ठीक है। ग्रीन, एज ग्रीन एज, तो हरा क्या होता है, हरा हरा घास होता है, तो 3 हो जाएगा। एज ब्लैक एज, तो काला क्या होता है, कोल होता है, कोयला, ठीक है, तो कोयला, तो ये हो जाएगा सबसे ऊपर वाला। अब देखिए अब जैसे नीचे करेंगे तो हट जाएगा सब, 1 2 3 4 लिखा हुआ ना, हट जाएगा। तो 7 से बताते हैं। ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा, तो सबसे बड़ा, बहुत ह्यूज क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, एलिफेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया एज स्वीट एज, तो मीठा क्या होता है, मीठा हनी होता है, तो हनी कितना है, 8 में। कूल, बहुत ठंडा होता है, तो आइस होता है, 9 में हो जाएगा। डम मतलब गूंगा होता है, तो गूंगा कौन होता है, गूंगा कौन होता है, स्टैचू होता है, स्टैचू बोलते नहीं ना, तो स्टैचू हो जाएगा 10 नंबर में, ठीक है। तो उसके बाद बताते हैं आगे जो बचा हुआ, तो हटाते हैं। अब देखिए अब ये यहाँ पर क्या बोला, फैट बोला गया, तो फैट कौन होता है, तो पिग होता है, तो ये 5वां में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में क्या है, ओल्ड है, तो ओल्ड क्या होता है, बनियान ट्री, बहुत पुराना पुराना होता है, तो 11 नंबर में क्या हो जाएगा, बनियान ट्री हो जाएगा। उसके बाद है हार्ड, ठीक है, किसके जितना हार्ड, किसके जितना कठोर, तो ये क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, समझे। तो डायमंड 6 नंबर में है, तो ये डायमंड बढ़ाएगा 6 नंबर में। और जो बच गया हो जाएगा एज सॉफ्ट एज, तो सॉफ्ट क्या होता है, बहुत मुलायम कोमल, तो ये कॉटन होता है, तो कॉटन यानी 12 नंबर में, तो 12 नंबर में कॉटन भर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, आगे क्या दिया गया, तो आगे यहाँ पर कंपोजिशन दिया गया, तो चलिए ये आपको बताते हैं PDF से जो आपके लिए बनाया है। तो अभी जो बताएं, अगर लिखने उखने में दिक्कत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखिए आगे है और ये, ठीक है, तो आपके लिए बता दिए थे ये सारा का सारा। अब देखिए अब पढ़ते हैं कंपोजिशन। देखिए द मैनेजिंग कमेटी ऑफ योर स्कूल, मैनेजिंग कमेटी मतलब क्या, कमेटी मतलब ग्रुप होता है, समिति। मैनेजिंग मतलब क्या, अपना मैनेज करेगा, व्यवस्था करेगा,
द मैनेजिंग कमेटी ऑफ योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट इन योर स्कूल ऑन इट्स फाउंडेशन डे। फाउंडेशन डे मतलब क्या, जिस दिन स्कूल स्थापित हुआ ना, निर्माण हुआ ना, उसी को बोलते हैं फाउंडेशन डे। तो क्या बोला गया, आपके विद्यालय के मैनेजिंग कमेटी, व्यवस्था करने वाली समिति ने निर्णय किया है इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट स्कूल में कराया जाए इसके फाउंडेशन डे पे। तो आयोजित करने का निर्णय किए हैं इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट, ठीक है। एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स कमेटी ऑफ द स्कूल, circulate letters of invitation to the headmasters of different schools of your locality requesting them to send their net teams to take part in the tournament। तो क्या बोला गया कि स्कूल के स्पोर्ट्स और गेम्स समिति के सचिव होने के नाते आपको क्या करना है, आपको स्थानीय विद्यालय है ना, आप स्थानीय जगह के जितने भिन्न भिन्न विद्यालय हैं तो उनके हेडमास्टर को आमंत्रण पत्र लिखना है, ठीक है, सभी को, और उनसे विनती करना है कि अपनी जो टीम है ना उसको भेजें टूर्नामेंट में टेक पार्ट यानी भाग लेने के लिए, ठीक है। तो कहने मतलब कि स्थानीय जगह ये है आसपास के इलाका। तो मान लेते हैं कि ये स्कूल है, ये स्कूल है, ये स्कूल है, ये स्कूल है, तो चारों को भेजना है, ठीक है, लेटर, ठीक है। और इनसे क्या बोलना है कि अपना जो बेस्ट टीम है ना वो भेजिए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए, तब ना होगा। टाइम, डेट, प्लेस एंड प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन मस्ट बी मेंशन इन इट है। तो क्या बोला गया है कि इसमें जोड़ से जोड़ क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कि इसका टाइम, डेट, जगह और प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर यानी प्रक्रिया कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, कब तक कराना है, ये सब चीज़ें जरूर बतलाई जानी चाहिए, किसमें, ये जो लेटर लिखेंगे उसमें। तो चलिए आपको बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर लिखना। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे, सेंडर, फिर डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, समझे। सेंडर मतलब जो भेज रहा है, फिर डेट लिखेंगे, और जो प्राप्त कर रहा है वो फिर लिखेंगे। और यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ लाइन छोड़ा हुआ और यहाँ लाइन छोड़ा हुआ, ठीक है, बाकी सब हटा के लिखना है। तो कौन लिख रहा है, सेक्रेटरी लिख रहा है यानी आप लिख रहे हैं, तो नाम नहीं लिखना है, बस पद लिखना है, कौन से पोस्ट पे हैं। तो सेक्रेटरी लिख दिए, और किसके सेक्रेटरी हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स कमेटी के, तो लिख दिए कौन से स्कूल के। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर नाम के लिए लिख दिए राजकीयकृत हाई स्कूल पटना भेज। तो यहाँ पर आप अपना ना स्कूल का नाम लिखिएगा क्योंकि आप ही भेज रहे हैं। फिर लिखेंगे डेट लिखेंगे, तो डेट लिख लीजिएगा आज का, जिस दिन आप लिख रहे हैं। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर में प्राप्त करता है, तो जिस स्कूल को भेज रहे हैं वो लिखेंगे। तो किनको भेज रहे हैं, हेडमास्टर को भेज रहे हैं, तो लिखेंगे द हेडमास्टर, और जिस स्कूल को भेज रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, कोई भी नाम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पता लिख देंगे, ठीक ना, जिस स्कूल को भेज रहे हैं ना उसका पता लिख देंगे शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं। तो हेडमास्टर को भेज रहे हैं और जिस विद्यालय को भेज रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिख दिए। उसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, छोटा सा पता लिख देंगे, ठीक है, मान लेते हैं पटना बेस है या फिर जो भी है, ठीक है, आप जिसको भेजना चाहते हो लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, और यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे इनविटेशन फॉर इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट, ठीक है, यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है ना, इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसके लिए हमें आमंत्रण पत्र, इनविटेशन। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आगे लिखेंगे आवर स्कूल्स मैनेजिंग कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट इन आवर स्कूल ऑन इट्स फाउंडेशन डे। ये कहाँ से लिखे हैं, ये लिखे हैं जो क्वेश्चन था ना उसी में से दिया हुआ था, तो ये आप भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि हमारे स्कूल के मैनेजिंग कमेटी है ना, व्यवस्था करने वाली समिति ने निर्णय लिया है, क्या निर्णय लिया है, इसके फाउंडेशन डे पे, इसके स्थापना दिवस पर अपने विद्यालय में इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट प्रतियोगिता कराने का, ठीक है, आयोजित कराने का। और डेट लिख दिए हैं, फाउंडेशन डे का 8 सितंबर 2024। जिस दिन आप लिख रहे हैं ना लेटर, तो उसके एक सप्ताह बाद ही रखिएगा या फिर 7-8 दिन बाद, जो भी है, 8 दिन 9 दिन, ठीक है, बाद। तो 8 सितंबर को, ठीक है, 2024, ठीक है, मान लेते हैं कि जिस दिन ये लेटर लिख रहे हैं ना उसके 8 दिन बाद हो रहा है, ठीक है, या 10 दिन बाद हो रहा है। और कितना से कितना बजे तक, 11 बजे से 6 बजे तक, ठीक है, 11 बजे दोपहर से 6 बजे शाम तक इन आवर स्कूल कैंपस, स्कूल के कैंपस में होगा। तो क्या करें, डेट भी लिख दिए, टाइम भी लिख दिए और जगह भी लिख दिए कि हाँ स्कूल के कैंपस में होगा। वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर बेस्ट टीम टू टेक पार्ट इन इट। तो फिर आगे लिखेंगे हम लोग आपसे विनती करते हैं कि इसमें भाग लेने के लिए अपना बेस्ट टीम, सबसे बढ़िया टीम भेजिए।
वी होप डैट, हम लोग आशा करते हैं कि यू विल कंसीडर दिस इनविटेशन। तो आप सभी है ना, ठीक है, आप इस आमंत्रण पत्र पर विचार करेंगे। वी वुड बी हैप्पी, हम लोग खुश होंगे, इफ़ यू सेंड योर रिप्लाई टू कन्फर्म योर पार्टिसिपेशन इन द टूर्नामेंट। तो बोलते हैं कि हम लोग खुश होंगे अगर आप कन्फर्मेशन है ना, कन्फर्म कर देंगे, ठीक है, जवाब भेजकर कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो इस प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं तो कन्फर्म कर दीजिए, तो इसके लिए रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई भेजिए, तो हम सब खुश महसूस करेंगे, खुशी। उसके बाद क्या करेंगे, लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे आपका विश्वास है, योर्स सिंसियरली, ठीक है। बहुत सारे पता है योर लिख देते हैं, तो योर नहीं होते यहाँ पे, योर्स होता है, ठीक है। तो योर्स सिंसियरली, आपका क्या, आपका विश्वास है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे, क्योंकि आप ही ना सेक्रेटरी हैं, बोला गया कि आप ही लिखिए, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है, ना कि मेरा नाम। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।